दादा भाई नरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनका कनेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ शुरुआत से ही था। पट्टाभी सीतारमैया की शब्दों में दादा भाई नरोजी कांग्रेस के साथ शुरुआत से बने रहे और अपने जीवन की आखिरी शाम तक भी सेवा करते रहे, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। एक तरफ वो पीपल्स ऑर्गन के रूप में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवांसेस को हमेशा सामने रखते रहे, वहीं नेशनल असेंबली में काम करते हुए स्वराज की मांग को भी सामने रखते हुए हमेशा फाइट करते रहे। दादा भाई नरोजी का जन्म खड़क, महाराष्ट्र में एक गरीब पारसी पुरोहित के घर हुआ। एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर इसी कॉलेज में मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलॉसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी ज्वाइनिंग की। अपने शुरुआती जीवन से ही दादा भाई नरोजी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। उन्होंने ध्यान प्रसारक मंडली की शुरुआत भी की और गर्ल्स हाई स्कूल बॉम्बे में खोला। बॉम्बे एसोसिएशन की शुरुआत की, जो अपने आप में फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी कही जा सकती थी। लेकिन 1855 में अपनी टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर दादा भाई नरोजी लंदन चले गए, एक पारसी फर्म में पार्टनरशिप करने के लिए। 1862 में पार्टनरशिप को छोड़ देने के बाद उन्होंने लंदन में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। इसीलिए 1869 में वो बॉम्बे वापस लौट गए पूरी तरह से। हम कह सकते हैं कि 1855 से 1869 का जो उनका पूरा स्टे रहा इंग्लैंड में, इस दौरान वो ब्रिटिश पब्लिक के सामने भारत में होने वाली हर हलचल को बयां करते रहे। यही नहीं, लंदन इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मदद से हमेशा ब्रिटेन की जनता के सामने इंडिया में होते उतार चढ़ाव, इंडिया की हालत इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इन सब सारी बातों को उनके सामने रखते रहे। काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके थे। बॉम्बे लौटने के बाद 1873 से उन्होंने बड़ौदा के दीवान के रूप में ऑफिस संभाला, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी छोड़ दिया। कुछ ही समय के बाद बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वो हिस्सा बने, बल्कि 1892 में लंदन में लिबरल पार्टी से टिकट लेकर फिन्सबरी से इलेक्शन लड़कर हाउस ऑफ कॉमन्स में फर्स्ट इंडियन मेंबर भी बने। 1886, 1893 और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट भी रहे। पॉलिटिक्स में एक प्रकार से देखें तो दादा भाई नरोजी का हमेशा से ही ये मानना था कि इंडिया को ब्रिटिश रूल का काफ़ी फायदा हुआ है और मिलता आ रहा है। इसी वजह से ब्रिटिश रूल भारत के लिए एक रीढ़ की हड्डी है और उसके प्रति लॉयल रहना हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि वो हमेशा से चाहते थे कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश क्राउन भारत पर बरकरार रहे और इसकी चर्चा उन्होंने 1886 के कलकत्ता सेशन में भी की थी। हालांकि स्वराज की मांग, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा लोकमान्य तिलक से जोड़ा जरूर जाता है, लेकिन स्वराज की पहली मांग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर दादा भाई नरोजी के द्वारा कांग्रेस के 1906 के सेशन में रखी गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही इंडिया में कैप्चर्ड टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशन बताया और उसी कंटेक्स्ट में इंडिया की जनता को ब्रिटिश सिटीजन भी। इसी बारे में 1906 के कांग्रेस के सेशन में दादा भाई नरोजी बात भी करते हैं और कहते हैं, हम कोई एहसान नहीं मांगते, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ब्रिटिश नागरिकों के रूप में हमारे अधिकारों के किसी और विवरण में जाने के बजाय पूरे मामले को एक शब्द में ही सिमटाया जा सकता है और वो है स्वराज। दादा भाई नरोजी को हमेशा से ही ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बहुत ज़्यादा फेथ था, बहुत ज़्यादा विश्वास था। दादा भाई नरोजी कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स में काउंट होते हैं, जिनका मानना था कि ब्रिटिशर्स वाकई में इंडियंस की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज हमेशा इंडियंस के खिलाफ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो इंडियंस के कल्चर और इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ नहीं पाए हैं। इसी वजह से उनका मानना था
कि अगर भारत के पढ़े लिखे वर्ग ये जिम्मेदारी ले लें कि वो इंडियन और इंडिया की सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हुए अगर पहुंचाएं, तो ब्रिटिशर्स ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसीज लाएंगे जो कि इंडियंस के हक में हो। 1906 के कांग्रेस सेशन में ही दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ वह दिन ज़रूर आएगा जिस दिन दुनिया अंग्रेज़ों जैसे महान राष्ट्र को सच्चे तौर पर एक प्रकार से न्याय का हाथ थामते हुए देखेगी, न्याय करते हुए देखेगी। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं और सभी ब्रिटिश नागरिक अधिकारों के हकदार हैं और उनका दावा भी करते हैं। एक तरफ दादा भाई नौरोजी मॉडरेट लीडर की तरह ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी एक इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में भी देखे जा सकते हैं, जहां वो ब्रिटिश पब्लिक के सामने ब्रिटिश पॉलिसीज का एनालिसिस करके ये दावा करते हैं कि कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करती है। दादा भाई नौरोजी से ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जोड़ा जाता है। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर ग्राफ्स के साथ अपनी इस थ्योरी को प्रूव करके दिखाया। बल्कि जेटी संडरलैंड को एक खत में 1905 में लिखते हुए दादा भाई नौरोजी कहते हैं, भारत का भविष्य बहुत ही दुखद है। उसकी स्थिति एक मास्टर और स्लेव जैसी है, बहुत बदतर। यह लगातार लुटेरों के हाथों में लूटे गए राष्ट्र जैसा है। अंग्रेजों के आने से पहले कभी कभी भारत पर किए गए लूटपाट के मामले में आक्रमणकारी चले जाते थे और सुरक्षा के लंबे गैप यानी अंतराल के बाद भारत को बहुत हद तक मौका मिलता था एक बार फिर समृद्ध बन जाने का। लेकिन अब ऐसा कुछ भी सच नहीं लगता। अंग्रेजों का आक्रमण लगातार हो रहा है, निरंतर है, लूट जारी है, बिना किसी इंटरवल के और वास्तव में बिना किसी प्रकार के ब्रेक के। लगातार ये जो लूट है, इस वजह से भारत और भी गरीब हो रहा है और भारत के पास, भारतीय राष्ट्र के पास संभलने का कोई और अवसर नहीं है। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी को ट्रिब्यूट में लिखते हुए कहा है कि भारत में पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए बहुत बेहतरीन ब्रिलियंट इंटेलेक्ट जन्म ले चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी के साथ किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले भी लिखते हैं कि अगर इस धरती पर कोई डिवाइन, कोई दिव्य मनुष्य रहा है तो वो दादा भाई नौरोजी ही हैं। दादा भाई नौरोजी अपने आप में भारत के इतिहास के एक यूनिक फिगर, एक यूनिक पर्सनालिटी माने जा सकते हैं। वो थे एन इंडियन ग्लैडस्टोन। दो 2024 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक ज़रूरी सूचना। 16 फरवरी से शुरू हुआ है बैच आरंभ अनअकैडमी प्लस पर। अनअकैडमी प्लस पर फिलहाल 30% डिस्काउंट चल रहा है। अनअकैडमी प्लस, आइकॉनिक प्लस और ऑप्शनल कंबाइंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जिसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं रेफरल कोड यूज़ करके ARTI1702। सब्सक्राइब करें अभी और एनरोल करें अपने कोर्सेज को और तैयारी शुरू करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।